भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर हुई बैठक। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रहे मौके पर मौजूद। पुडुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा। गृहमंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई चर्चा। सीएम रेखा ने जन शिकायतों के समाधान के लिए की समीक्षा बैठक। बैठक में समस्याओं के समाधान का आकलन, प्रशासनिक दक्षता में सुधार के दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपको बताते चलें कि इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की, जिसके कारण आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया में शानदार सफलता मिली है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कुमार का कार्यकाल उस दिन शुरू होगा जब वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद को ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहे। दरअसल टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर ये बैठक की गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की समीक्षा की और साथ ही बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहे हैं। दरअसल ये जो बैठक थी वो टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर की गई है और इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी के कैलाशनाथन और गृह मंत्रालय और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुडुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी मौके पर रही है। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक की गई है। दरअसल हाल ही में 3 नए आपराधिक कानूनों को लाया गया था, जिसके तहत अब ये बैठक जो है वो बुलाई गई और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की समीक्षा की है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक का उद्देश्य समस्याओं के समाधान की प्रगति का आकलन करना है और नागरिकों की चिंताओं के समाधान में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों पर सख्त एक्शन लिया है, जहां पर जन शिकायतों को लेकर लोग मौके पर पहुंचे और तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिली और इन शिकायतों को देखते हुए समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई है
और बैठक में समस्याओं के समाधान का आकलन किया है। प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और यहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और तमाम तरह की जो मामले सामने आए हुए थे, लोग शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे, उनको देखते हुए सीएम ने इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक की और लोगों की जो भी समस्याएं थी उनको लेकर ये बैठक बुलाई गई। हालांकि आपको बताते चलें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक्टिव मोड में रहती हैं और इस दौरान लोगों के बीच में भी पहुंचती हैं, उनकी समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुना है और एक समीक्षा बैठक भी इस दौरान बुलाई गई जहां पर उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा में हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहे। सबने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आपको बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में पहुंची और साथ ही उन्होंने यहां पर पहुंचने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। आपको ये भी बताते चलें कि वो मंदिरों का दौरा भी करती रहती हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंचती हैं और इसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और बड़ी संख्या में भक्तगण भी यहां पर पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया, हनुमान मंदिर पहुंची, दर्शन किया और यहां पर बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी। दिल्ली कर्तव्य पथ से इंडिया गेट तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग और साथ ही केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली कैबिनेट के समस्त मंत्रीगण भी शामिल रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, जहां पर यूपी हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा के सीएम भी यहां पर मौके पर पहुंचे और सीएम रेखा गुप्ता भी कर्तव्य पथ में पहुंची। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। भारत में सदियों पुरानी चिकित्सक प्रणाली आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसकी वैज्ञानिकता को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने एक खास कदम उठाया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर दिन चिकित्सक के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये घोषणा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने की है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। आपको बताते चलें कि आयुर्वेद का वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना उद्देश्य है, जो कि धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने इसकी घोषणा भी कर दी है और इस दौरान एक पोस्ट भी जारी किया गया और ये पूरे मामले की जानकारी भी दी गई है। आपको बताते चलें कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस और इसकी जानकारी जो है वो दी गई है। दिल्ली के पश्चिमी विहार वेस्ट थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल एक पिस्टल सहित चाकू भी बरामद की गई है। बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विहार थाना इलाके में फायरिंग के संबंध में जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम हरकत में आई
और कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, साथ ही फुटेज का विश्लेषण भी किया गया है। और ऐसे में पुलिस आरोपियों का सुराग पाने में सफल रही, जिनकी धरपकड़ के लिए गुप्त सूत्रों को तैनात किया गया। इन्हें पकड़ा भी गया है। आपको बताते चलने की फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से पिस्टल सहित चाकू की बरामदगी की गई है। एडिशनल डीसीपी दीपक रावत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि कब्जे से पिस्टल सहित चाकू को बरामद किया गया और एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया है। के एरिया में एसीपी पश्चिम बिहार भी साथ में है। इनके अंडर एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। कल अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:45 बजे एक कॉल आती है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई है और धमकी देकर कुछ लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और चले गए हैं। जब वहां पहुंचे और तफ्तीश अमल में लाई तो ये पाया गया कि मौके से ही एक मिसफायर्ड राउंड और एक खाली खोल चला हुआ राउंड हमें मिला और सीसीटीवी फुटेजेस से हमने अक्यूज को आइडेंटिफाई करा और विद इन 24 आवर्स इसमें हमने 3 अक्यूज पकड़ लिए। उनसे वेपन भी रिकवर करा है। एक चिंटू है, ये लगभग 20 साल का है, इससे पिस्टल रिकवर करी है। नितिन है, इससे एक कट्टा रिकवर किया और उनके साथ से को अक्यूज था करण। ये तीनों ही मेजर हैं, 18, 20 साल के हैं। और वजह जो थी इनकी झगड़े की उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि पता चला है कि कुछ 2 फैमिलीज के बीच में माइनर बच्चों की लड़का लड़की की रिलेशनशिप को लेकर कुछ विवाद था। लेकिन हमने केस वर्कआउट किया और इनसे वेपन की रिकवरी भी की है। सर सप्लायर सर कौन था जिनको सप्लाई करता है? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कवर करेंगे। सर ये बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते नहीं है। और भी तार जुड़े हुए साथ में कुछ और भी बच्चे हैं और खाली जी इसमें ये एक रैकेट है जिसको कि अभी हमारी टीम पूरा अनर्थ करेगी। उससे मैं डिटेल ज्यादा नहीं शेयर कर पाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। कितने दिन से सप्लाई कर रहे थे ये? इन्होंने अभी ये काम शुरू किया था, 1.5 महीना ही हुआ था, बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है ये। तो सर क्या लोकल्स जो सप्लायर जो सप्लाई करते हैं यहाँ पर उनको सप्लाई करते हैं? नहीं जी, अक्रॉस द बॉर्डर लिंक्स भी है, हरियाणा के लोग भी हैं इसमें। सिर्फ दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया, जहां पर खाली पार्क में सुनसान जगह पर खून से लथपथ हालत में युवक का शव मिला है और साथ ही सिर और चेहरे पर कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर हमला करने और ईंट पत्थर से मारने की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं अभी तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। पूरा मामला आदर्श नगर से सामने आया, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। दरअसल युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद में खून से लथपथ युवक का शव भी बरामद किया गया है। पूरा मामला आदर्श नगर से है। तो वहीं दिल्ली की नांगलोई थाना पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग बच्चों को अवैध शराब की तस्करी करने में इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध शराब के 94 क्वार्टर भी बरामद किए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम इलाके की गश्त कर रही थी और इसी दौरान पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों को देखा है, जिन्हें शक के आधार पर रोककर पूछताछ की है और ऐसे में नाबालिग कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, जिसके बाद में इनकी तलाशी भी की गई है और इनके कब्जे से अवैध शराब के 94 क्वार्टर भी बरामद हुए हैं। इसके बाद पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने खुलासा किया है, उनसे 10,000 रुपए मासिक वेतन देकर अवैध शराब की तस्करी कराई जाती थी, जिसके बाद इन्हीं के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 कार भी बरामद हुई हैं।
दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके के अशोक विहार पुलिस स्टेशन में आग लगने का मामला सामने आया और ये आग जो है वो थाने की पहली मंजिल पर लगी थी। आग लगने की वजह से थाने में धुएं का गुबार भी फैल गया। दमकल विभाग को करीब 10:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी। पूरा मामला अशोक विहार वेस्ट से सामने आया है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। पुलिस स्टेशन में आग लगने का यह मामला सामने आया और फिलहाल दमकल विभाग को फौरन सूचित किया गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। दरअसल आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक में रक्षा के क्षेत्र में कई मुद्दों में चर्चा भी की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है और आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ और स्पष्ट नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। ये संबोधन महज एक बयान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावनाओं, आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि है। साथ ही पीएम का स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तभी होगी जब विषय आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर होगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में पूजा अर्चना की है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। इस भव्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजन में सनातन परंपरा और भक्ति की गरिमा को साक्षात अनुभव किया है। भारतीय संस्कृति की जीवंतता, विविधता, राग और रचनात्मकता का अनुपम संगम यह उत्सवी आयोजन रहा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान सीएम रेखा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश के हर राज्य के लोग यहां पर रहते हैं। दिल्ली में सभी के लिए बहुत प्यार और स्नेह है। वो यहां दक्षिण भारत से आए परिवारों को बधाई देने पहुंचे हैं। उनके मंदिर की वर्षगांठ भी है। मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली उनकी है। दिल्ली सरकार उनके हर सुख दुख में उनके साथ है। तो वहीं दिल्ली की मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 16 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कभी खुद को बेताज बादशाह बताने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस संकट के केंद्र में हैं। उन्होंने फोटो शेयर किए जिसमें मनीष सिसोदिया सीएम की भूमिका में पंजाब भवन में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 16 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं और कई अभी अस्पतालों में अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो अपने आप को अनक्राउंड किंग बना बैठे हैं, ये कल की ही फोटो है। मनीष सिसोदिया एज मुख्यमंत्री बनकर पंजाब भवन में मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, एक हारा हुआ एमएलए जिसको दिल्ली के लोगों ने हराकर भेजा भगौड़ा दिल्ली से, जो वो पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर मनीष सिसोदिया
अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस बैठक को ले रहे हैं। यह साबित करता है कि पंजाब की सत्ता को चलाने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। शराब जो दिल्ली में घोटाला था, शराब घोटाला दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपया लेने के लिए पॉलिसियां बनाई गई, वही काम अब पंजाब में किया गया है। जो सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के तस्करों से लिया गया था, आज पंजाब उसके खामियाजा भुगत रहा है। और इस आदमी के कारण, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के कारण, पंजाब के आज लगभग 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये वो लोग हैं जो सत्ता में ईमानदारी का ढोल पीट कर आए थे और शराब का खात्मा करने के लिए आए थे। लेकिन आज शराब के हाथों इतना बिक चुके हैं, आज कुछ शराब तस्कर बन चुके हैं कि नकली शराब पंजाब में लाकर बेचने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली में भी इन्होंने यही काम किया था, दिल्ली के लोगों ने भी इनको इसीलिए यहां से भगाया था, और पंजाब में भी जाकर शराब के धंधे से पैसा ले रहे हैं, इसीलिए नकली शराब बिक रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और नकली इस तरह है कि जहरीली शराब में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग आज मारे गए। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी हैं। भगवंत मान का मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो तो अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज भी खुद नहीं बदल सकता। और सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, वो पंजाब को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया को, ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपने पंजाब को अभी समझा नहीं है। पंजाब के लोग तुम्हारे पैरों के नीचे ऐसी आग जला देंगे, तुम भाग भी नहीं पाओगे। तुम पंजाब ने जैसे अब्दाली ने लूटा था, जैसे पंजाब को आगे गोरों ने लूटा था, इस तरह से तुम भी जो लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो गोरों का और अब्दाली का हाल भी देख लो, फिर पंजाब के लोगों ने क्या किया था। मैं पंजाब के लोगों को भी बताना चाहता हूं, ये जो भगौड़े तुम्हें पंजाब की हर चीज को लूटा इन्होंने। पहले उन्होंने राज्यसभा की कुर्सियों को लूटा, फिर उन्होंने राज्यसभा वाली घर मिले हुए थे उन घरों को जाके लूटा। आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पंजाब के उन एमपीओ के घरों पे कब्जा करके बैठे हैं। अब पंजाब की कुर्सी पे कब्जा कर दिया, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे। अब पंजाब की आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, पंजाब के कारोबारों पे कब्जा कर लिया। शराब के तस्कर बन गए हैं ये लोग और करोड़ों रुपया लूटने का काम कर रहे हैं और पंजाब के अंदर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मैं पंजाब के माननीय गवर्नर साहब से आग्रह करता हूं कि वो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े हो गए हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं है और पंजाब की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के माध्यम से सरकार चल रही है। ऐसे में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के चलते एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मर्डर के मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर शराब तस्कर लाए हैं और शराब तस्करों ने नकली शराब के चलते पंजाब के बेकसूर लोगों को मारने का। हिंदू कैलेंडर के अनुमान अनुसार जो है, आपको बताते चलें कि जेठ महीने के पहले मंगलवार को बड़े मंगल के अवसर पर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर 2024 टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के विरोध प्रदर्शन मामले में टीएमसी नेता जमानत बॉन्ड जमा करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पहले आरोपियों को जमानत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था और कई टीएमसी नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और 12वीं में 88.39% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं और पिछले साल में पासिंग प्रतिशत में 0.41% की वृद्धि हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने साहस और सूझबूझ का अद्भुत परिचय देते हुए शहदरा यातायात सर्किल के एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन ने दिलशाद गार्डन दिल्ली में डकैती में शामिल 2 हथियारबंद लुटेरों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है।
एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन की बहादुरी ने से न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया गया बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद लोगों को और नुकसान होने से बचाया गया है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की एडिशनल कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने बताया, 2 आरोपी इमरान और वारिस ने लोडेड पिस्टल से लैस होकर दिलशाद गार्डन के चेतक कॉम्प्लेक्स में एक शख्स से 3 सोने की चेन छीनकर लूट की है और इसके बाद में आरोपी ने चिंतामणि रेड लाइट की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें धर दबोचा गया। इनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।